हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी, जिसमें हम बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बीए प्रोग्राम का हमारा सेमेस्टर 5th चल रहा है और सेमेस्टर 5th में जो हमारी हिस्ट्री की बुक है, जो हमारी जीई कोर्स के अंतर्गत आती है, हम उस बुक को देख रहे थे और ये वाली बुक हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं। आई होप आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। और आज हम इस बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले थे। और इस बुक के जो हमारी इस बुक का जो नाम है वो है आधुनिक विश्व में जेंडर। और इस बुक के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हम उनको ऑलरेडी थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, क्योंकि उसमें मैंने लिखने का तरीका भी बताया कि आप कैसे आंसर को लिख सकते हैं इन एग्ज़ाम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने थॉट या फिर अपने आंसर को एक्सप्रेस करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि टीचर्स को कैसे पता चलता है हाँ आपने पढ़ाई करी है, जब आप अच्छी तरह से लिखते हैं तभी तो टीचर्स को पता चलता है कि हाँ आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। तो अच्छी तरीके से लिखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से लिखना है। आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी हो। नहीं देखी है तो आप फटाफट से जाकर हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारी बुक है आधुनिक विश्व में जेंडर, इस बुक के सारे चैप्टर देख सकते हैं, जो कि मैंने ही पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। और देखकर लाइक करना मत भूलिएगा। और फटाफट से, आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाइए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब आपको पता चले हैं तो आपके फ्रेंड्स को भी तो पता होनी चाहिए, ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सके। चलिए, आप फटाफट से लाइक करिए और हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, रंग भेद नीति के दौरान कौन कौन से कानून लागू किए गए। यानी जब रंग भेद की नीति थी तो उस समय उसको रोकने के लिए कौन कौन से कानून लागू किए गए थे। फर्स्ट आपको परिचय देना है कि रंग भेद होता क्या है। जो हमारे रंग के आधार पर भेदभाव होता है वो रंग भेद कहलाता है। अब उसके रंग भेद के दौरान कौन कौन से कानून लागू किए गए थे उन पर चर्चा करते हैं। रंग भेद की नीति के दौरान लागू किए गए कानून। अब आप थोड़ा सा इंट्रो देकर, 3-4 लाइन का इंट्रो देकर आप ये मेन हेडिंग्स लिख सकते हैं, या फिर जो जो कानून लाए गए थे उन कानूनों की एक हेडलाइन बनाकर आप इसमें लिख सकते हैं। आप हेडलाइन में लिख सकते हैं फर्स्ट, मिश्रित विवाह निषेध अधिनियम, जो कि हमारा 1949 में लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह पर टिप्पणी की गई थी। विवाह के बारे में कुछ नियम और कानून लाए गए थे। सेकंड जो हमारा कानून था वो था बंटू शिक्षा अधिनियम, जो कि लाया गया था 1953 में। और इस अधिनियम के अंतर्गत हमने शिक्षा पर बल दिया था, ताकि सभी को समान और अनिवार्य शिक्षा दी जा सके और उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी हो सके। नेक्स्ट हमारा आया था 1913 का पास कानून, यानी 1913 में जो हमारा पास कानून आया था, जो कि रंग भेद के ऊपर ही था और रंग भेद के कुछ कानूनों को बढ़ोतरी और कुछ कानूनों को लागू करने के लिए था, ताकि समाज में जो रंग भेद की नीति है उसको ख़त्म किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके। इसीलिए ये कानून लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं विभाजित सुविधाएं अधिनियम, जो कि हमारा 1952 में लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भी रंगभेद के ऊपर बातचीत की गई, रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और रंगभेद के लिए नई नई नीतियां बनाई गई। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप कौन सी नीतियां और लिख सकते हैं या कौन से कानून लिख सकते हैं। फिफ्थ हम लोग लिख सकते हैं समूह
क्षेत्र अधिनियम 1950, यानी जो हमारा समूह क्षेत्र होता है, जो एक समूह होता है, उसके अंतर्गत जो अधिनियम लाए गए थे, जो समूह में हमारा रंगभेद होता है उसको समाप्त करने के लिए जो अधिनियम लाया गया था, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उसी के ऊपर टिका हुआ है। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम, यानी इसके अंतर्गत जनसंख्या पंजीकरण को लाया गया और जो रंगभेद की नीति थी उसको समाप्त करने पर बल दिया गया, और ये भी 1950 में आया था। ठीक है, आप सभी इन सारे अधिनियमों को लिख सकते हैं और फिर लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं, जैसे कि इन अधिनियमों की वजह से रंगभेद जो था उसको समाप्त किया गया और उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, ताकि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिल सके, चाहे वो गोरे हों या काले हों, सभी को समान शिक्षा, समान अधिकार मिल सकें और सभी अपना जीवन समान व्यक्ति की तरह व्यतीत कर सके। ये सारी लाइनें आप लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूसी क्रांति के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी, यानी रूसी क्रांति के दौरान महिलाओं ने किस तरह से भूमिका निभाई थी, इसको देखते हैं। फर्स्ट आपको रूसी क्रांति के बारे में लिखना है थोड़ा सा, एंड देन आप लिख सकते हैं सामाजिक स्थितियों में सुधार। रूसी क्रांति के कारण महिलाओं की जो भूमिका थी उसमें सामाजिक स्तर पे सुधार आया, क्योंकि अब वो समाज में कार्य करने लगी थी। दूसरा, सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी, यानी अब महिलाएं जो थी वो सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी करने लगी थी, उनमें भाग लेने लगी थी। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कामगारों की संगठना, यानी महिलाएं जो थी, महिलाओं ने ट्रेड यूनियन में शामिल होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया था। फोर्थ आप लिख सकते हैं सुधारवादी शिक्षा, यानी शिक्षा के अंतर्गत सुधार की नीतियों को लाया गया, ताकि महिला और जो पुरुष हैं दोनों को समान अधिकार मिल सके। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं समाज में समानता की ओर कदम, यानी अब समाज में समानता की ओर कदम बढ़ गया और स्त्री और पुरुष को दोनों को समान रखने और समान समझने की कोशिश की जाने लगी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है किसी भी महिला के जीवन में। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं महिला नेतृत्व, यानी महिलाओं ने नेतृत्व करना शुरू कर दिया, राजनीति में महिलाएं जाने लगी रूसी क्रांति के बाद। तो ये सभी क्या थे, ये सभी रूसी क्रांति के कारण, या फिर रूसी क्रांति के कारण जो समाज में हुए परिवर्तन थे, ये सभी उन्हीं परिवर्तनों के पॉइंट हैं, जो आप पॉइंट वाइज लिखकर अपने नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, रूसी क्रांति के दौरान रूस में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी, वर्णन करें। यानी रूसी क्रांति के दौरान जब रूसी क्रांति हो रही थी उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां कैसे थीं, आपको इस बारे में चर्चा करनी है कि रूसी क्रांति के दौरान रूस में सामाजिक स्थितियां कैसी थीं, आर्थिक कैसी थीं, राजनीतिक स्थितियां कैसी थीं, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। ये सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको बस थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। रूसी क्रांति के दौरान रूस में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां निम्नलिखित थीं, यानी वो नीचे लिखी हुई हैं जिस तरह से स्थितियां थी। चलिए देखते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक असमानताएं थी, रूस में सामाजिक असमानताएं थी, क्योंकि स्त्री और पुरुषों को दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। समाज में असमानताएं थी, स्त्री और पुरुष के बीच में दोनों को समान नहीं माना जाता था। और गरीबी थी, समाज में गरीबी थी, क्योंकि उस टाइम पे बेरोजगारी थी, इसीलिए समाज में गरीबी भी थी। और थर्ड आप लिख सकते हैं साक्षरता दर कम थी, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। ये, और आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जब देखिए साक्षर नहीं होंगे लोग तो क्या होगा, चोरी चकारी ज़्यादा होंगी, तो सामाजिक स्थिति बहुत बेकार थी या चोरी चकारी होती थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है। अगर आप समाज को लेकर, अपने आसपास के माहौल को लेकर, या जितना आपने पढ़ा है उतना अगर आप सोच कर लिखते हैं पेपर, तो वो बहुत इनफ है। बस आपको अच्छे से हेडिंग्स बनानी है और सब हेडिंग से अंदर लिखना है, ताकि टीचर्स को पूरा पढ़ना ना पड़े, सिर्फ वो हेडिंग से ही समझ जाएं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और आपका आंसर क्या है, ठीक है।
अब हम लोग आर्थिक स्थितियां देखते हैं कि समाज की आर्थिक स्थितियां कैसी थी उस टाइम पे। आर्थिक मंदी थी, यानी आर्थिक मंदी की वजह से क्या थे, लोग बेरोजगार थे, समाज में जो स्थितियां थी वो बेकार थी क्योंकि आर्थिक मंदी थी। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं सामग्री की कमी, यानी आर्थिक मंदी थी तो इसकी वजह से जो सामग्री थी उसकी कमी थी, यानी खाद्यांश जो थे, जो चीज़ें थी उसकी कमी थी। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं मुद्रास्फीति, रूस में मुद्रास्फीति बहुत अधिक थी, यानी गरीबी थी, सामग्रियों की कमी थी तो मुद्रास्फीति तो होनी थी, यानी जो हमारी मुद्रा थी उसका जो मूल्य था उसमें गिरावट होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि समाज में सामग्रियां नहीं थी, बेरोजगारी थी, इतनी ये बेरोजगारी थी और जो जीडीपी थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति हुई और जो मुद्रा की जो वैल्यू थी उसमें गिरावट हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं राजनीतिक स्थिति के उस टाइम पे रूसी क्रांति के समय वहाँ के समाज की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। पहला, शाही सरकार की अलोकप्रियता, क्योंकि लोग जो थे वो सरकार के खिलाफ होने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे। अब उन्हें लोकतंत्र की आवश्यकता होने लगी, उन्हें समानता की ज़रूरत होने लगी। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन, समाज में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, नए नए परिवर्तन हो रहे थे और आप लिख सकते हैं कि ये नए नए आंदोलन हो रहे थे, आंदोलन चलाए जा रहे थे। समाज में जो राजनीतिक स्तर पर स्त्रियों के अधिकारों की मांग हो रही थी, ये सारे अधिकारों की मांग हो रही थी जो हमारे राजनीति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, क्रांति के दौरान महिलाओं को कौन कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त हुए, पूर्ण वर्णन करें। यानी देखिए क्रांति के दौरान महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिले थे, महिलाओं ने जो क्रांति की थी उसके बाद महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिल गए थे, उन पर आपको टिप्पणी करनी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन पर आपको वर्णन करना है कि किस तरह से उन्हें अधिकार मिले, कौन कौन से अधिकार मिले। चलिए देखते हैं अब उन्हें कौन कौन से अधिकार मिले थे। रूसी क्रांति के दौरान महिलाओं को कई कानूनी अधिकार प्राप्त हुए, इन अधिकारों में शामिल हैं, यानी रूसी क्रांति के बाद महिलाओं को बहुत ज़्यादा कानून मिल गए थे। अब उन अधिकारों में कुछ अधिकार शामिल हैं, कौन कौन से। पहला, मतदान का अधिकार, रूसी क्रांति के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि रूसी क्रांति से पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, ये रूसी क्रांति के बाद ही उन्हें मिला। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं उच्च शिक्षा का अधिकार, यानी रूसी क्रांति से पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, उन्हें अनपढ़ रखा जाता था, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। पर रूसी क्रांति के बाद महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला और उच्च शिक्षा का अधिकार भी मिला, ताकि वो उच्च स्तर पर यानी ऊंचे स्तर पर जाके अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके और आगे तक पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं कार्यस्थल में समान अधिकार, यानी जो हमारे कार्यस्थल थे जहाँ महिलाएं और पुरुष कार्य करते थे वहाँ उन्हें समान अधिकार नहीं था। रूसी क्रांति से पहले उन्हें पुरुषों के साथ भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर कोई कार्य है जो पुरुष भी उतने ही टाइम कर रहा है और स्त्री भी, तो उसे ज़्यादा पैसे दिए जाते थे और महिलाओं को कम पैसे दिए जाते थे। इसलिए अब रूसी क्रांति के बाद जो कार्यस्थल थे उन्हें वहाँ भी समान अधिकार मिलने लगे। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं विवाह और तलाक की समानता, यानी पहले सिर्फ पुरुषों को विवाह यानी उनकी मर्जी से विवाह होता था और तलाक भी पुरुषों की मर्जी से ही होता था, स्त्रियों की मर्जी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट इस क्रांति के बाद स्त्रियों की जो मर्जी थी वो भी ली जाने लगी कि वो किससे विवाह करना चाहती हैं, कब विवाह करना चाहती हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिस पुरुष के साथ हैं वो पुरुष सही नहीं है या फिर वो उनका ध्यान नहीं रखता या फिर कोई भी इशू है, तो वो उन्हें तलाक दे सकती थी। पहले सिर्फ पुरुष दे सकते थे, बट रूसी क्रांति के बाद महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 10, जिसमें कह रखा है चीन में महिलाओं की स्थितियों में किस प्रकार बदलाव आया, महिलाओं के प्रति की जाने वाली गलत प्रथाओं को किस प्रकार समाप्त किया गया। यानी जो हमारी चीनी महिलाएं थी उनकी स्थितियों में किस प्रकार बदलाव आ रहे थे या किस प्रकार बदलाव आए थे, उनको देखना है। और जो गलत प्रथाएं थी उनको किस प्रकार समाप्त किया गया था चीन में, उनको देखते हैं। चलिए आगे अब हम देख लेते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। चीनी क्रांति ने 1949 में
एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां बनाई। चीनी क्रांति में महिलाओं की स्थितियों में बदलाव आया। यानी जब चीनी क्रांति 1949 में हुई थी, उस समय चीनी क्रांति ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बदलाव लाए। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर इसका प्रभाव देखने को मिला। और चीनी क्रांति ने महिलाओं के जीवन में भी प्रभाव डाला और महिलाओं की जो स्थितियां थी उनमें बदलाव लाया, उनकी स्थितियों को सुधारा। अब क्या क्या सुधारा उसको देखते हैं। फर्स्ट आप लोग लिख सकते हैं सामाजिक समानता, यानी अब चीनी महिलाओं को सामाजिक समानता मिलने लगी। वहाँ की जो स्थितियाँ थी, समाज की जो स्थितियाँ थी उसमें बदलाव आया। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार मिल गया। शिक्षा में अब वो बढ़ोतरी करने लगी। रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, यानी अब समाज में उन्हें भी सुरक्षा का अधिकार था, उनके लिए भी कानून बनाए जाने लगे ताकि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना करे। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं राजनीतिक अधिकार, यानी इससे पहले, चीनी क्रांति से पहले महिलाओं को चीन में राजनीतिक कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, पर इसके बाद में राजनीतिक अधिकार मिल गए। वैवाहिक अधिकार, यानी चीन में भी महिलाओं को वैवाहिक अधिकार नहीं थे, जिससे भी उनके पिता या भाई वगैरह चाहते थे उनसे उनका विवाह कर दिया जाता था, या फिर अगर कोई पुरुष चाहता था कि मुझे इस लड़की से विवाह करना है तो उससे विवाह कर दिया जाता था। लेकिन अब उन्हें भी ये अधिकार मिलने लगे, वैवाहिक अधिकार के। उनकी मर्जी ले जाने लगी कि वो किससे विवाह करना चाहती हैं। फूड बाइटिंग प्रथा, यानी ये जो प्रथा थी इसको खत्म किया गया और महिलाओं को अच्छी स्थिति में लाने के लिए प्रयास किया गया। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं नारीवाद की स्थापना, यानी चीनी क्रांति के बाद वहाँ पर नारीवाद की स्थापना हो गई, जिसने महिलाओं के अधिकार पर बल दिया। अब देखिए, कोई भी समाज क्यों ना हो, चाहे आप फ्रांसीसी समाज, चीनी समाज या कहीं भी, अगर आपको स्त्रियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न मिलता है कि वहाँ की स्त्रियों की स्थितियाँ बताइए, या फिर उस समय स्त्रियों की क्या स्थिति थी या क्या बदलाव आए, उसमें आप मेनली 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्या करना है, जब आप लिख रहे हो तो एग्जैक्ट डेट मत डालना, क्योंकि डेट से क्या होगा, वो जो टाइमिंग है वो आपके क्वेश्चन को बताएगी कि हाँ वो उस समय की बात हो रही है। अगर आप टाइमिंग नहीं डालोगे, हेडिंग सेम डालोगे, तो सारे ही क्वेश्चनों में आप एक ही चीज़ लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये आप फर्स्ट हेडिंग बना सकते हो। दूसरी, महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, यानी शिक्षा के अधिकारों की बात होगी। तीसरी में आप लिख सकते हो राजनीतिक अधिकार। चौथी में आप लोग लिख सकते हो कार्यस्थलों के अधिकार, यानी जो महिलाएं थी वो कार्यस्थलों में जाकर काम कर पा रही थी या नहीं, ये वाली स्थिति लिख सकते हो। और सामाजिक अधिकार, यानी महिलाओं को समाज में उस समय क्या अधिकार थे। और पारिवारिक स्थिति, ये आप 6 पॉइंट आराम से किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं और इन्हें हेडिंग बनाकर सब हेडिंग के रूप में आप लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे अगर आप इन 6 हेडिंग को भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दे रखा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महिला मताधिकार आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था जब मैं आपको पढ़ा रही थी। यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो महिला मताधिकार आंदोलन हुए थे, आपको इसके बारे में वर्णन करना है कि किस तरह महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए, उन्होंने क्या क्या बदलावों की मांग की और किस तरह से समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने के लिए किए गए कार्य। यानी जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है उसमें रंगभेद को समाप्त करने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए थे। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि कौन कौन सी नीतियाँ चलाई गई थी या किस तरह से वहाँ के जो लोग थे उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया और किस तरह से वो जो रंगभेद की नीति थी वो खत्म हुई। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, जो कि आपको चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं। ओके, अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट से जाइए और चैप्टर देख लीजिए ताकि आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है रूसी क्रांति से पहले और रूसी क्रांति के बाद महिलाओं की क्या स्थिति थी।
यानी आई होप आप ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे, क्योंकि इसमें रूसी क्रांति से पहले की स्थिति पूछी है और रूसी क्रांति के बाद की स्थिति पूछी है। आपको इस क्वेश्चन के जो पॉइंट हैं एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखने, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना, सच में ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो अगर आप सच में पढ़ने वाले बच्चे हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना मत भूलना, ओके। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 6 पॉइंट आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं, रूसी क्रांति से पहले उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, कार्य करने का अधिकार नहीं था, समाज में समान अधिकार नहीं था, वैवाहिक अधिकार नहीं थे, ये सारे अधिकार नहीं थे। लेकिन रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया, कार्य करने का अधिकार मिल गया, समाज में समान अधिकार, पुरुषों के समान रखा जाने लगा, उन्हें बाहर जाकर कार्य करने का अधिकार मिल गया। तो ये सारे महिलाओं की स्थिति में बदलाव थे या महिलाओं की स्थिति में सुधार थे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे कुछ शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप एक बार देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नारीवाद का वर्णन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी, यानी फ्रांस में जब क्रांति हो रही थी तो महिलाओं ने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में मताधिकार आंदोलनों पर संक्षिप्त नोट, यानी ब्रिटेन में जो मताधिकार आंदोलन चल रहे थे उसमें आपको संक्षिप्त नोट लिखना है कि महिलाओं ने किस तरह से अपनी भागीदारी करी और किस तरह से अपने अधिकारों की मांग की। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मताधिकार आंदोलनों पर संक्षिप्त नोट, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो मताधिकार आंदोलन हुए थे, महिलाओं ने जो किए थे उन पर नोट लिखना है। नेक्स्ट है, रंगभेद का वर्णन करें, यानी रंगभेद क्या होता है, जो रंग के आधार पर भेदभाव हो वो रंगभेद कहलाता है, इस पर आपको वर्णन करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रूसी क्रांति पर संक्षिप्त अर्थ लिखें, यानी रूसी क्रांति क्या है इसको आपको संक्षिप्त अर्थों में लिखना है। रूसी क्रांति कब से कब हुई, क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें, या फिर इसके क्या प्रभाव थे। एंड नेक्स्ट है हमारा, रूसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका पर संक्षिप्त नोट लिखें, यानी रूसी क्रांति के दौरान जो महिलाओं की भूमिका थी उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, उस पर एक नोट लिखना है। नेक्स्ट है आपका, चीनी क्रांति पर संक्षिप्त नोट लिखें, यानी जो हमारी चीनी क्रांति थी उस पर आपको नोट लिखना है और चीनी क्रांति के दौरान महिलाओं की स्थिति और चीनी क्रांति के बाद महिलाओं की स्थिति क्या थी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन जो आपको वीडियो में यूं ही मिल जाएंगे जब मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट है, उदार नारीवाद का संक्षिप्त नोट, या उदार नारीवाद जो है वो क्या है उसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है आपको। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन भी किए होंगे। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी स्टडी को अच्छे से करने में मदद करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, यूट्यूब ब्लॉगर के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। और आप फटाफट से हमारे द लर्नर्स कम्युनिटी DOSOL को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर आपको क्वेश्चन पेपर और जो हमारी वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो पाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।